नमस्कार, देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मुंबई से मैं हूं सोहित मिश्रा और दिल्ली से मेरे साथ हैं शरद शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के हिसार की, जहां पर आज दिन भर किसानों ने प्रदर्शन किया और आखिरकार सरकार को किसानों की मांग माननी पड़ी। दरअसल 16 मई को जो झड़प हुई थी, उसके बाद जो किसानों पर मामले दर्ज किए गए थे, अब प्रशासन उन सभी मामलों को वापस लेने के लिए उन्होंने फैसला किया है और उसे वापस लिया जाएगा। साथ ही उन गाड़ियों पर जिनको नुकसान हुआ था उसकी भी भरपाई सरकार की ओर से की जाएगी। इसके अलावा आज प्रदर्शन के दौरान हार्ट अटैक से मरने वाले किसान के परिवार को नौकरी भी देने की बात सरकार ने कही है। 16 मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हिसार में एक कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान किसानों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसके चलते पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और आंसू गैस के गोले भी दागे थे। इस झड़प में कई किसान और कम से कम 20 पुलिस वाले घायल हुए थे। इस घटना को लेकर करीब 350 किसानों के खिलाफ 11 अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया था। ये यहाँ के किसानों की जीत है, जो यहाँ के जींद, हरियाणा, पंजाब से कुछ लोग आए, हिसार से लोग आए, तो इन सब की जीत है ये पूर्ण रूप से। और प्रशासन ने बातचीत करी, सारे अधिकारी यहाँ पे थे, तो एक बातचीत का माहौल ठीक बना और उसमें एक ठीक तरीके से बातचीत हुई। जो केसेस है मेनली वो खत्म होंगे, ये उन्होंने पूर्ण रूप से कहा है। और जो लड़का जिसकी डेथ हुई है, उसके एक परिवार को नौकरी मिलेगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे जुड़ गए हैं, जो सुबह से लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए थे। अक्षय, क्या अब ये मान लिया जाए कि किसानों का जो विरोध था या जो उनका आक्रोश था, वो आज की प्रशासन के साथ हुई बैठक और उसके बाद जो ऐलान हुए हैं उसके बाद अब शांत हो गया है? जी शरद, बिल्कुल। अगर आज की बात करी जाए तो काफ़ी हद तक किसानों का जो आक्रोश था वो थोड़ा शांत हुआ है, क्योंकि किसानों की जो मांगे थी वो मान ली गई है। किसानों का शुरुआत से यही कहना था कि हमारी अगर प्रशासन मांगे मान ले तो उनका यहाँ पर आने का कोई मतलब ही नहीं है। इस वक्त हमारे साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी मौजूद है। चढ़ूनी साहब, कितनी बड़ी जीत मानते हैं, कितनी सांकेतिक जीत मानते हैं आज की जीत को? देखिए, जीत तो चाहे सांकेतिक माने इसको या क्या मानने को, ये तो है नहीं कि आज हमारी सारी बातें मानी गई और अब हम स्वर्ग मिल गया हमें, ऐसा तो है नहीं। लेकिन सवाल इस चीज़ का है, जिस चीज़ पे प्रशासन अकड़ा था, जिस चीज़ पे प्रशासन ने धोखा किया था, उसके लिए प्रशासन को माफ़ी भी मांगनी पड़ी और उससे ज़्यादा माननी पड़ी। उस दिन तो हमारा ऐसे समझौता हो गया था, लेकिन अब तो सारे केस वापस, जो पिछले हैं वो भी वापस करो, पूरे जिले के वो भी वापस करने को मानने। अब जो गाड़ियाँ तोड़ी थी वो भी रिपेयर कराने को मानने। अब जो जिसकी डेथ हो गया जिसको नौकरी देने के लिए भी मानने और माफी भी मांगनी। आप शुरुआत से अगर हिसार के इस आंदोलन की बात करी जाए तो आप पहले भी गए थे वार्ता के लिए, आज आप आज भी गए। क्या लगता है कि क्या कारण रहा कि आज अगर प्रशासन ने आज आपकी बात मानी तो उसका क्या कारण था? देखिए, हम कभी गैर न्यायिक बात कभी नहीं करते, उस दिन भी नहीं की। उस दिन भी हम तो निपटा के चले गए थे कि कोई बात नहीं, हमारी भी गाड़ियाँ टूट गई, वो कह रहे हैं हमारी भी टूट गई, हम कहते हैं हमारे आदमी को चोट लगी, वो कहते हैं हमारे को भी लगी, चलो हमने निपटा दिया, कोई बात नहीं, छोड़िए। लेकिन ये धोखा है। अगर वो जाने के बाद कोई मुकदमा पेंडिंग रखते हैं, फिर कोई और कार्रवाई करते हैं, अगले दिन वो अपने मेडिकल कराते हैं, ये बिल्कुल धोखा है। धोखा नहीं चलेगा। तो वो धोखे का जो उन्होंने दिया उसके लिए आज हम इकट्ठे हुए थे और फिर उनको इस तरह से फैसला। एक आखिरी सवाल, 2 दिन बाद 6 महीने पूरे होने वाले किसानों के आंदोलन को जो दिल्ली की बॉर्डर पे चल रहा है, क्या आपका कार्यक्रम रहेगा और आगे आने वाले दिनों में क्या दिशा रहेगी? देखिए, अति दुखदाई है जिस राजा के राज में जनता 6 महीने से सड़क पे पड़ी हो, 2 डिग्री टेम्परेचर पे भी, 45 डिग्री टेम्परेचर पे भी 3-3 दिन तक लगातार बारिश ऊपर से पड़ी हो। आप सोच सकते हैं इंसान जूनी में है उनका क्या हाल होगा, सोच सकते हैं। लेकिन निर्दयी राजा है और हम उसका विरोध लगातार जारी रखेंगे। और 6 महीने पूरे होने पे 26 तारीख को पूरे देश के अंदर काले झंडे लगा के गाड़ियों और मकानों पे विरोध प्रदर्शन करेंगे और हर गांव में मोदी का पुतला फूकेंगे और मोदी का काला मुंह करके फूकेंगे। तो बेहद ही बड़ा इनका आगे आने वाले दिनों में देखा जाए तो कार्यक्रम रहने वाला है। 6 महीने ही नहीं, आगे आने वाले दिनों में भी कई सारे प्रोग्राम है जो किसान नेताओं ने सोच कर रखे हैं और आखिरी उनकी मांग यही है कि किसान कानूनों को वापस लिया जाए। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय। और अब मैं दिखाता हूं आपको कि मैं कहां पर हूं। मैं पूर्वी दिल्ली में दिल्ली सरकार के एक स्कूल में हूं जो 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण केंद्र अभी तक बना हुआ था, लेकिन आज के समय में दिल्ली का हर वो स्कूल
सरकारी स्कूल जहां पर टीकाकरण हो रहा था 18 से 44 साल के लोगों का, वो इस तरह से कुछ सन्नाटे में है क्योंकि वैक्सीन पूरी तरह से 18 से 44 साल के लोगों के लिए खत्म हो गई है। एक अहम बात यह जरूर आई है, देश के स्तर पर केंद्र सरकार ने यह इजाजत दी है कि कुछ शर्तों के साथ सरकारी जो सेंटर्स होंगे 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण के लिए, वहां पर वॉक इन हो सकता है, यानी कि आप सीधे आएं और टीका लगवा सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें उसमें दी गई हैं। लेकिन वैक्सीन की क्या स्थिति है 18 से 44 साल के लोगों के लिए दिल्ली के अंदर या देश के स्तर पर, वो ये है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ये कहा कि आप वैक्सीन ग्लोबल टेंडर करके या विदेशों से इंपोर्ट करके ले सकते हैं। लेकिन हाल ये है कि जब राज्य सरकारें, देश की अलग अलग राज्य सरकारें विदेशों में जा रही हैं, अप्रोच कर रही हैं, तो विदेशी वैक्सीन कंपनियां उनको ना कह दे रही हैं और कह रही हैं कि हम केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं। हमारी फाइजर से बात हुई, फाइजर वाले कहते हैं जी आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। हमारी मॉडर्ना से बात हुई, मॉडर्ना वाले कहते हैं जी हम आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। बाहर से वैक्सीन मंगाने वाले केंद्र सरकार के प्रस्ताव की पहले से आलोचना कर रहे केजरीवाल ने अब बताया है कि बाहर की कंपनियां उन्हें सीधे वैक्सीन देने को तैयार नहीं हैं, जबकि नौबत यह है कि दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण बंद हो गया है क्योंकि केंद्र सरकार ने वैक्सीन नहीं दी। हमने मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन जॉनसन इन तमाम कंपनियों से संपर्क किया तो मॉडर्ना और फाइजर ने अब तक हमें बता दिया है कि वो केवल केंद्र सरकार से बात कर रही है, वो किसी भी राज्य सरकार को सीधे प्रोक्योरमेंट नहीं दे रही है। ये क्या मजाक चल रहा है? ये शिकायत केवल दिल्ली की नहीं, पंजाब सरकार का भी यही कहना है कि उसने मॉडर्ना से बात की तो उसने कहा केंद्र सरकार से बात करेंगे। देश में यूपी, दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, केरल और तमिलनाडु जैसे 7 राज्य 14.5 करोड़ वैक्सीन डोज के लिए ग्लोबल टेंडर निकाल चुके हैं या निकालने की बात कह चुके हैं। दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों ने बताया कि उनको विदेशी कंपनियां ना कह रही हैं, जबकि बाकी राज्यों को भी कोई सकारात्मक संकेत मिलने की कोई खबर नहीं है। जबकि बिहार, मध्य प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के राज्य ग्लोबल टेंडर या वैक्सीन इंपोर्ट की बात को नकार चुके हैं। आप ग्लोबल टेंडर के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लीजिए कि यदि किसी ने प्रयास किया है तो क्या परिणाम आए। अब रास्ता केंद्र सरकार को ही निकालना होगा। अगर बाहर से वैक्सीन चाहिए तो पहले केंद्र सरकार को उन्हें मंजूरी देनी होगी और उसके बाद खरीद की बात करनी होगी। राज्यों को वैक्सीन का ग्लोबल टेंडर इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्यों को जो वैक्सीन खरीदने का फॉर्मूला बताया है उस पर राज्य लगातार सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये है कि वैक्सीन खरीद सीधा राज्य कंपनियों से करेंगे, लेकिन वैक्सीन किसको कितनी मिलेगी, आवंटन कैसे होगा और कितनी सप्लाई होगी, ये केंद्र सरकार तय करेगी। तो राज्य यही सवाल उठा रहे हैं कि या तो पूरा सिस्टम ही केंद्र सरकार अपने हाथ में ले ले या फिर पूरा सिस्टम राज्य सरकारों को दे दिया जाए। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी शशिकांत झा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर संक्रमण जरूर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही लोगों के मन में टीके को लेकर कई भ्रम भी मौजूद हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के प्रशासन के सामने 2 बड़ी चुनौती है। एक, जो लोगों के मन में डर है टीके को लेकर, उसे दूर करना, तो वहीं टीके की कमी भी एक बहुत बड़ी परेशानी है और इसी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने ग्लोबल टेंडर निकाला था। बाद में नियमों को भी ढीले किए गए, लेकिन इसके बावजूद कहीं पर कोई सफलता नहीं मिली। आलोक पांडे की रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में 33 लाख लोगों को पूरा टीका लग चुका है, लेकिन 23 करोड़ से ज्यादा की आबादी का यह सिर्फ 1.8% ही है। 3 हफ्ते पहले यूपी पहला राज्य था जिसने 4 करोड़ टीकों के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला, लेकिन बिड खोलने की तारीख राज्य ने अब 10 दिन और बढ़ा दी है, महीने के आखिरी तक। सरकार ने अब स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के पैमानों में भी ढिलाई दी है। टीके के स्टोरेज के लिए तापमान 2 से 8 डिग्री की जगह -20 डिग्रीज, -70 और -80 डिग्रीज तक कर दिया गया है, ताकि फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियां भी शामिल हो सकें। अभी ये साफ नहीं है कि कोई भी बिड्स सरकार को मिली हैं या नहीं। सरकार ने कुछ ऑन रिकॉर्ड नहीं कहा है, लेकिन सूत्र यही कहते हैं कि उनको उम्मीद है कि बिड्स आएंगी, क्योंकि अब टेंडर की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको मॉडिफाई किया गया। यूपी की दूसरी बड़ी चुनौती ग्रामीण इलाकों में लोगों को कवर करने के लिए पर्याप्त वैक्सीन जुटाने की और लोगों की हिचक तोड़ने की है।
लखनऊ से 50 किलोमीटर से भी कम दूर बाराबंकी जिले में इस महीने के लक्षित 1,20,000 डोज का बस 1/3 दिया जा सका है। स्वास्थ्य विभाग की एक टीम जब एक गांव में पहुंची तो हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि टीके से बचने के लिए लोगों ने नदी में छलांग लगा दी। हम लोग 4 आदमी तो हम लोग गए थे लगवाने के लिए, बैठे थे। उसके बाद बोले कि और 4-6 आदमी और इकट्ठा कर लें तो लगाएं। तब तक गांव में जब आए आदमी बुलाने के लिए तो डर के हमारे आदमी भागना शुरू कर दिया। अगर आप गौर करेंगे उन तस्वीरों में तो आप देखेंगे कि उसमें ज़्यादातर छोटे बच्चे थे, या ये भी हो सकता है कि किसी ने कोई अन्य अफवाह उड़ा दी होगी जिस कारण से वो लोग उस नदी में चले गए थे। बहरहाल मैं ये बताना चाहता हूँ अपने जनपद के सभी निवासियों को कि आप सबके सहयोग के कारण पिछले 4-5 दिनों में जनपद बाराबंकी प्रदेश में टॉप 3 में रहा है, क्योंकि ये बात हम सबको माननी पड़ेगी कि इस समय कोविड से बचाव का इससे ज़्यादा सटीक तरीका, माध्यम या उपाय कोई भी नहीं है। तो मैं सभी से चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के भ्रम से या भ्रांतियों से बचे। ये टीका पूरी तरीके से सुरक्षित है, असरदार है। कोरोना महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए सभी ग्रामवासियों से अपील किया जाता है कि वो सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें तथा 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग जिंदमगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर अपना टीकाकरण करा लें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जहां 90,000 लोगों को 1,20,000 डोज लगे हैं, पुलिस अब लोगों से अपील कर रही है कि वो टीके लगवाएं। मोहम्मद अदनान सरफराज वारसी और प्रभात कुमार के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक में भी कोरोना ने खूब कहर बरपाया। दूसरी लहर के दौरान बहुत से लोग संक्रमित हुए, बहुतों की जान गई, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। बेलगावी जिले के मराठी मठ में स्थानीय देवता को समर्पित एक घोड़े को अंतिम विदाई देने के लिए शनिवार को सैकड़ों लोग उमड़ पड़े थे। इसका वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने 400 घरों वाले मराठी मठ को 14 दिनों के लिए सील कर दिया है। साथ ही कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए गांव वालों के टेस्ट भी किए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बिहार में 5 मई से जारी लॉकडाउन को 1 जून तक बढ़ा दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। नीतीश कुमार ने ट्वीट करके कहा कि लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ा है और कोरोना संक्रमण में कमी दिख रही है। अतः बिहार में 25 मई के आगे एक सप्ताह के लिए अर्थात 1 जून 2021 तक लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। तो वहीं यूपी के शमशानों में कोविड से मरने वाले हजारों लोगों की अस्थियां को लेने उनके अपने नहीं आए। ये सभी अस्थियां अब भी विसर्जित होने के लिए रुकी हुई हैं। इस पूरे कोरोना काल में कई लोगों ने अपनों को कंधा नहीं दिया, स्वयंसेवी लोगों ने उनका अंतिम संस्कार दिया। तमाम लोग शमशान घाट पर ज़रूर पहुँचे, लेकिन जैसे ही चिता जलने लगी वो अपने घर चले गए और वो फूल चुनने भी वापस नहीं आए। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। फिरोजाबाद के स्वर्ग आश्रम में इसके प्रबंधक आलिंद अग्रवाल भरे हुए दिल से इन अस्थियों को देखते हैं जो विसर्जन की राह देख रही हैं। इनमें तमाम अस्थियां पिछले कोरोना के वक्त की भी हैं, लेकिन कोरोना का खौफ ऐसा है कि जिन माँ बाप ने जन्म दिया तमाम लोग उनकी अस्थियां लेने भी नहीं आए। हिंदू पद्धति में जो मृतक होते हैं उनके परिवारीजन लगभग 13 दिन के अंदर उनका अंतिम संस्कार करने के बाद में अस्थि विसर्जन करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है इन बुजुर्गों का जो लगभग 1 साल 2 साल इनको हो गए हैं और इनके परिजनों को इनकी कोई सुध नहीं है कि उनका अस्थि विसर्जन कर सकें। अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड वाले मुक्तिधाम में कोई अपनी मां का फूल चुनने नहीं आया है। शमशान के लोग अस्थियां चुन रहे हैं। अंदर ऐसी अस्थियां भरी पड़ी हैं। बहुत से घर वालों ने जो कि आकर उन्होंने अपने परिजनों का जहां हाथ तक नहीं लगाया अंतिम संस्कार करने में, मानवकार संस्था के सहयोग से उनका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक इन अस्थियों का उनके परिजनों को इंतजार है, क्योंकि इनको लेने वाले अभी तक नहीं आए। कोरोना से मरने वाले तमाम लोगों को अपनों का कंधा तक नसीब नहीं हुआ। शामली में तो एक महिला के शव को जब कोई कंधा देने वाला तैयार नहीं हुआ
तो नगर निगम की कूड़ा गाड़ी शमशान ले गई। तमाम लोग शमशान गए, लेकिन चिता जलते ही वहां से गायब हो गए। आजमगढ़ में शमशान का एक युवक यही बताता है। जो बाड़ी बच जा रही है, हम लोग जला रहे हैं उनका बाड़ी भी अपना अच्छे से नहीं जलाते वो लोग, और उसके बाद भाग जा रहे हैं आधे लोग। और ये यहाँ से जो राखिया लेकर जाते हैं इलाहाबाद, गोरखपुर, कहाँ लेकर जाते हैं, अब वो एकदम बंद हो चुका है। कानपुर में कोरोना की मौतें सुर्खियों में रही हैं। एक एक दिन में सैकड़ों शव जले हैं। अभी भी भैरव घाट इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में शवों की कतार है, लेकिन तमाम अस्थियां लॉकर में बंद हैं, अपनों के इंतजार में। करीब 50 अस्थि कलश रखने की जगह है और लगभग 25 अस्थि कलश रखे होंगे। क्या वजह मानी जा रही है? वजह डर है और कुछ नहीं। तमाम धर्मगुरु इससे तकलीफ में हैं। वे कहते हैं कि नदियों में अस्थियों के प्रवाह की परंपरा तोड़ी नहीं जा सकती। नदियों में प्रवाहवान नदियों में डालने की परंपरा थी, उसका निर्वहन हर स्थिति में करना ही चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं वो अच्छे इंसान नहीं हो सकते, अच्छे पुत्र नहीं हो सकते, अच्छे भाई नहीं हो सकते हैं। वो समाज में और पुत्र के नाम पे वो कलंक के धब्बा है। चंद रोज पहले एक महिला की अस्पताल में कोरोना से मौत हुई तो उसके पति और उसका बेटा दोनों उसका शव छोड़ के भाग गए। अस्पताल के लोगों को उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। पहले ये होता था कि मरने के बाद दुश्मन को भी कंधा नसीब हो जाता था। आज ये हो रहा है कि लोग अपने प्यारों की अस्थियां तक लेने नहीं जा रहे हैं। ऐसा जमाना आ गया है, कोरोना का ऐसा खौफ है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ कानपुर में राजेश गुप्ता और आलम के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो भाई देश प्रदेश में आज फिलहाल इतना ही। आप दिल्ली से मेरे सहयोगी शरद शर्मा और मुंबई से मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।